नमस्कार, देश की बात पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। आईपैक चीफ प्रतीक जैन के घर पर ईडी की रेड वाली जगह पहुंची सीएम ममता बनर्जी। गृह मंत्री पर लगाए आरोप, कहा टीएमसी के दस्तावेज जब्त कर रही है ईडी। आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट बोले कुत्ता इंसानी डर पहचानते हैं इसलिए काटते हैं, ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस। अंबिकापुर में सीएम विष्णुदेव साय का बड़ा बयान, कहा बस्तर में शांति, विश्वास और विकास का उदय, राज्य में नक्सलवाद ले रहा अपनी अंतिम सांसें। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर सीएम योगी ने की बैठक, सांसदों विधायकों एमएलसी पदाधिकारी हुए शामिल। 30 दिन में अधिक वोटरों का रजिस्ट्रेशन करें, सभी जिलों के लिए आदेश। भारत म्यांमार सीमा पर बड़ी कार्रवाई, करीब 15 करोड़ रुपए की हेरोइन जब्त, तस्करी नेटवर्क पर शिकंजा। भीषण शीतलहर से कांपा समूचा उत्तर भारत, जनजीवन बेहाल, अभी राहत की उम्मीद नहीं। यूपी वालों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खबर रेवाड़ी से है, जहां पर नकाबपोश चोरों का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। चोरों में पुलिस का खौफ बिल्कुल भी नहीं, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक सप्ताह के अंदर नकाबपोश चोरों ने रेवाड़ी में तीसरी बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। कल देर शाम कोरी बस स्टैंड पर नकाबपोश चोरों ने 18 दुकानों को अपना निशाना बनाया और तालों को तोड़कर करीबन 3 लाख रुपए के सामान व नकदी चुराकर फरार हो गए। ये पूरी घटना वहां लगी सीसीटीवी में कैद हो गई। उसके बाद सोमवार को गांव रायपुर स्थित मंदिर को चोरों ने अपना निशाना बनाया था और वहां से 3 लाख के चांदी के छत्र व 50,000 कैश लेकर फरार हो गए थे। दुकान में चोरी होगी जी। क्या क्या सामान गया आपका? टायर गया, ट्यूब गई जी, और छोटा मोटा सामान है जी। लगभग कितने का लगभग नुकसान? है 5-6 हज़ार का सामान। मेरी लाइब्रेरी में रात को ताले टूटे हैं यहाँ पे, और मेरी एक शॉप भी है पार्थ कलेक्शन के नाम से, और ये पार्थ लाइब्रेरी है। इसके अंदर ताले टूटे हैं। मेरे यहाँ पे इन्वर्टर रखा हुआ था, नया इन्वर्टर लेके गए, बैटरी भी ले गए, साथ में कुछ काउंटर में 700-800 रुपये थे वो भी ले गए। और यही सेम कंडीशन मेरे कपड़े की शॉप के ऊपर हुई है। कपड़े की शॉप के ऊपर भी ताला तोड़ा है, काउंटर पाड़ा है, उसमें भी 1000-1500 रुपये थे, वो निकाल के ले गए। लगभग कितनी दुकानों के ताले टूटे हैं? लगभग यहाँ जी 18 से 20 दुकानों के ताले टूटे। कोई दुकान में? रात को सर ये ताले तोड़े हैं, कटर से ये काटा है शटर, ये पूरा वायर थे 35-40 बंडे, और 2 मोटर ले गए, पूरा इधर खोल के ही लेके गए हैं। खबर भिंड से है, जहां पर आलमपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गांगेपुरा गांव में 2 महीने पहले हुई 70 वर्षीय बुजुर्ग शिवनारायण कौरव की निर्मम हत्या का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। पुलिस ने इस संदेह कत्ल में मृतक के ही भतीजे शिव रतन कौरव, नाती महेंद्र कौरव और गांव के निवासी बादाम सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी सरिया बरामद किया गया है। हत्या के बाद के मामले से मामला अंधे कत्ल बना हुआ था। जांच के दौरान पुलिस को घटनास्थल से एक कागज का टुकड़ा मिला जिस पर गांव के कुछ लोगों के नाम लिखे हुए थे। हालांकि लिखावट स्पष्ट नहीं थी। इसी कागज ने जांच की दिशा बदली। सख्ती से पूछताछ करने पर तीनों ने हत्या में शामिल होना कबूल किया। दिनांक 15/11/25 को फरियादी रामपाल कौरव निवासी आंगेपुरा थाना आलमपुर द्वारा उसके पिता शिवनारायण कौरव की 75 वर्षीय शिवनारायण कौरव की हत्या के संबंध में उसके हार पर सोते समय किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा धारदार हथियार से मारकर हत्या किए जाने के संबंध में रिपोर्ट की थी, जिस पर थाना आलमपुर में हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था।
खबर बांसवाड़ा से है, जहां पर विदिशा कलेक्टर अंशुल गुप्ता का एक वीडियो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें डीएम साहब एक स्कूल हॉस्टल का निरीक्षण करने बांसवाड़ा तहसील के उदयपुर गए थे। जब स्कूल हॉस्टल में बच्चों को मौजूद नहीं पाया तो डीएम साहब हॉस्टल अधीक्षक के ऊपर ही भड़क गए। वो प्रशासनिक गरिमा को भूलते हुए अधीक्षक से कहने लगे कि 2 जूते और मारूंगा। आपको बता दें कि ज्यादा सर्दी की वजह से कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के स्कूल के बच्चों की छुट्टी कर दी गई है। वो हॉस्टल के बच्चे भी छुट्टी पर गए थे और बस डीएम साहब का पारा गर्म हो गया। और ये बात दर्शाती है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में अधिकारियों का स्तर कितना नीचे गिरता जा रहा है। किसने करी? 2 जूते वालों को तुमको है करी? 2 जूते वालों को तुमको है? अरे तो हॉस्टल का काटो लेकर ना भाई, ओपी स्कूल की करन काटी चार्जिंग का इसका देखो रहता है, यहाँ पे ही रहता है। बच्चों की है किसने करी? 2 जूते वालों को तुमको है करी? 2 जूते वालों को तुमको है? अरे तो हॉस्टल का काटो लेकर ना भाई, ओपी स्कूल की करन काटी चार्जिंग का इसका देखो। खबर अंबिकापुर से, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जी राम जी अधिनियम को लेकर कहा कि जी राम जी अधिनियम कई मामलों में बहुत अच्छा है और इस अधिनियम के माध्यम से 100 दिन की जगह मजदूरों को 125 दिन का रोजगार उपलब्ध होगा। ऐसे में मजदूरों को 25 दिन की मजदूरी भी ज्यादा मिलेगी। 7 दिनों के अंदर मजदूरी भुगतान भी सुनिश्चित किया गया है, जबकि समय पर भुगतान नहीं होने से पेनाल्टी का प्रावधान भी है। वही मजदूरों को अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा। खासकर किसान वर्ग को भी बड़ी राहत मिलेगी। फसल बुआई और कटाई के दौरान किसानों को मजदूर नहीं मिलते थे, इसे देखते हुए 2 महीने की छुट्टी का प्रावधान रखा गया है, ताकि खेती किसानी के समय किसानों को मजदूर आसानी से मिल सके। बिल्कुल, जो डेडलाइन माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने तय कर दिया है 31 मार्च 2026 का, वो बिल्कुल उनका संकल्प पूरा होगा। 3 महीना और माना जाए कि 3 महीना बाद छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो जाएगा? जी बिल्कुल। धाम से है, जहां पर ट्रक की चपेट में आने से 50 वर्षीय अधेड़ की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक दिलीप पात्रे का शव रखकर परिजनों का रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे 30 पर हंगामा। जिला प्रशासन की सुस्ती के चलते एक्सीडेंटल के 4 घंटे बाद भी रही खुला रास्ता। दोपहर 12 बजे ट्रांसपोर्ट नगर स्थित होली क्रॉस स्कूल से बच्चों को छोड़कर वापस लौट रहा था। मृतक की अचानक स्पीड में चल रही ट्रक की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस हादसे के बाद से गुस्साए परिजनों ने शव को नेशनल हाईवे पर रखकर न्याय की मांग की जा रही। हम लोग भी सड़क में आ गए हैं, तो ट्रक मंगवाइए और हमको भी रोक। कलेक्टर साहब होश में आओ। ये बोरनदेव तिराहा के पास में एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें दिलीप नामक एक कोटवार है कवर्धा का, उसकी मृत्यु हो गई है। तो मृत्यु होने के बाद में उनके परिजन और जो अन्य जो जनप्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर में शराब भट्टी बंद करने की मांग पे चक्का जाम पे बैठे हुए हैं। जी, पूरा सतनामी समाज यहाँ बैठा हुआ है। हमारे सतनामी समाज का एक व्यक्ति है जो मिनी माता चौक वार्ड नंबर 18 से यहाँ पर कोटवार था, उनका एक्सीडेंट में मौत हो गया है। ये एक नहीं, लगातार ये 7वां घटना है जिसको लेकर के हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे समाज के वरिष्ठ श्री दिलीप पात्रे जी, जो कवर्धा के कोटवारी से, वो अपन नतनी ला लेकर के होली क्रॉस स्कूल छोड़ल गए रही। एक तेज रफ्तार में एक वाहन आई 10 चक्का ट्रक, वो ला अनियंत्रित तरीके से चलात रही से वो ठोक करके चले गई, जेकर दुर्घटना में मौत हो गई।
खबर अंबिकापुर से है, जहां पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अंबिकापुर पहुंचे, जहां उन्होंने जीरामजी अधिनियम को लेकर बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये अधिनियम मजदूरों और किसानों दोनों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि जीरामजी अधिनियम के तहत अब मजदूरों को 100 दिनों की जगह 125 दिनों का रोजगार दिया जाएगा। इससे मजदूरों को 25 दिनों की अतिरिक्त मजदूरी का लाभ मिलेगा। साथ ही मजदूरी का भुगतान 7 दिनों के भीतर सुनिश्चित किया गया है। बिल्कुल जो डेडलाइन माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने तय कर दिया है 31 मार्च 2026 का, वो बिल्कुल उनका संकल्प पूरा होगा। 3 महीना और माना जाए कि 3 महीना बाद छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो जाएगा। जी बिल्कुल। खबर शामली से है, जहां पर पुलिस ने फायरिंग कर जानलेवा हमला करने की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान आरोपी के पैर में गोली लगने से घायल हुआ। घायल आरोपी को पुलिस ने उपचार के लिए सीएससी में भर्ती कराया है। आपको बता दें कि थाना कांडा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सोपोर टी निवासी ममता उर्फ मोनी को द्वारा जान से मारने की नियत से फायरिंग की गई थी। इस दौरान आरोपी के पैर में गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस आरोपी के कब्जे से एक अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 315 बोर व 1 पल्सर मोटरसाइकिल बरामद की है। आज दिन में एक ईसोपुटेल गांव में एक ममता नामक वादिनी ने शिकायत की कि उसके घर पे 4 लोगों ने आकर फायर करके चले गए हैं। उस क्रम में तत्काल थाना कांधला पर उसका अभियोग पंजीकृत किया गया एवं उसी क्रम में आज जब चेकिंग की जा रही थी, शाम को उस घटना का मुख्य अभियुक्त मुनेंद्र उर्फ कल्लू से पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जिसमें उसके पैर में गोली लगी और वो घायल हो गया। इसके अन्य 3 साथी मौके से फरार हो गए, जिनकी काम्बिंग की जा रही है। घायल को अस्पताल भेजा गया है एवं अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाए। खबर कानपुर से है, जहां पर प्रयागराज से कानपुर पहुंचे उप परिवहन आयुक्त आर सोनी आरटीओ प्रवर्तन टीम के साथ पौंड रोड स्थित भारत पेट्रोल पंप के पास बिना हेलमेट व सीट बेल्ट न लगाए वाहनों की चेकिंग कर प्रवर्तन की कार्रवाई की गई। साथ ही उन्हें सरकार द्वारा जारी योजनाओं के बारे में भी बताया गया है। जो कि बिना हेलमेट लगाए पेट्रोल लेने पहुंचे, उनको पेट्रोल नहीं दिया गया। उप परिवहन आयुक्त आर सोनी ने बताया कि अधिकांश लोग हेलमेट पहनकर चल रहे हैं। प्रवर्तन टीम में आरटीओ राहुल श्रीवास्तव, वीआरटीओ कहकशा खातून है, आरटीओ मानवीन प्रताप सिंह, डीएस राकेश कुमार मौजूद रहे। ये सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत जो लोग हेलमेट पहन करके नहीं आ रहे हैं, उनको जो है जागरूक किया जा रहा है और इस संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि अगर आप हेलमेट पहन करके नहीं आएंगे तो आपकी 2 व्हीलर को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। हमारे साथ में डीएसओ साहब भी हैं, हमारे आरटीओ साहब भी हैं, हमारे एआरटीओ साहब भी हैं और साथ ही साथ रोड पर जो लोग बिना हेलमेट के आ रहे हैं उनको चालान की कार्रवाई करके भी ये संदेश दिया जा रहा है कि अगर आप नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ प्रवर्तन की सख्त कार्रवाई की जाएगी और गाड़ियों का चालान किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले में एक हृदय विदारक घटना सामने आई, जहां पर गजनेर थाना क्षेत्र के सियोदा गांव में एक रेलवे कर्मचारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आरोप है कि कर्मचारी रेलवे लाइन से हुई लोहे की चोरी के झूठे आरोप से मानसिक रूप से आहत चल रहा था और आत्मघाती कदम उठाने से पहले युवक ने एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल किया, जिसमें उसने अपनी बेगुनाही और मानसिक प्रताड़ना का जिक्र किया है। मिली जानकारी के अनुसार सियोदा गांव निवासी रेलवे कर्मचारी प्रतिदिन की तरह अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए घर से निकला था, लेकिन ड्यूटी पर पहुंचने के बजाय उसने रास्ते में ही फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया।
अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर अल्मोड़ा में लोगों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। विभिन्न संगठनों के लोगों द्वारा अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग को लेकर शहर में विशाल जुलूस निकाला गया और ये जुलूस स्थानीय गांधी पार्क से लेकर शिखर तराहा मुख्य बाजार होते हुए गांधी पार्क में संपन्न हुआ। इस दौरान शहर में विभिन्न क्रांतिकारी स्वर गूंजते रहे। इस जुलूस में विभिन्न संगठनों के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। सभी लोगों ने हाथ में पोस्टर बैनर लेकर अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच कर दोषियों को सख्त सजा देने की मांग की है। देखो, अंकिता हत्याकांड में जो न्याय की गुहार की है, पूरे उत्तराखंड में जनमानस ने इसमें सड़कों पे आ गए हैं और अंकिता को न्याय दिलाने में जो 3 साल के बाद एक नए साक्ष्य उर्मिला सनावरकर की ऑडियो के मार्फत आया हुआ है, उससे पूरा उत्तराखंड समेत पूरा देश जागृत होगा है कि जो एसआईटी की जांच थी अंकिता मामले में वो समुचित नहीं थी। इसमें वीआईपी समेत संलिप्त सभी जो आरोपी है जिन्होंने बुलडोजर की राजनीति कर साक्ष्यों को नेस्तनाबूद किया है, उन सबको ये साक्ष्यों के माध्यम से नए सिरे से एसआईटी की जांच होनी चाहिए। खबर हरिद्वार से है, जहां पर चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को लेकर दोबारा सुर्खियों में लाने वाली उर्मिला सनावर बयान दर्ज कराने पुलिस के सामने पहुंची। शहर के सेक्टर 4 स्थित एसओजी ऑफिस में एसआईटी उर्मिला से गहन पूछताछ कर रही है। लोगों के बीच जबरदस्त चर्चा है कि उर्मिला पूछताछ के दौरान एसआईटी को सुरेश राठौर के साथ बातचीत से जुड़े कुछ अन्य वीडियो क्लिप भी सौंप सकती हैं, जो जांच का अहम हिस्सा माना जा रहा है। उधर सुरेश राठौर के भी आज पुलिस के सामने पेश होकर बयान दर्ज करवाने की संभावना जताई जा रही है। बताते चले कि सुरेश राठौर ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर पुलिस को जांच में हर संभव सहयोग देने का भरोसा दिलाया। देखो, लक्सर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, हरिद्वार के लिए तो उत्तराखंड के लिए। खबर लक्सर से है, जहां पर लक्सर की सालिहा प्रवीण ने एमएससी माइक्रोबायोलॉजी में 70% अंक प्राप्त कर प्रथम श्रेणी हासिल की है। सालिहा परवीन की उपलब्धि पर उसे लक्सर विधायक मोहम्मद शहजाद और लक्सर पालिका चेयरमैन संजीव नीटू ने गुलदस्ता और शॉल भेंट कर सम्मानित किया। विधायक मोहम्मद शहजाद ने कहा कि ओबीसी वर्ग से ताल्लुक रखने वाली सालिहा परवीन ने माइक्रोबायोलॉजी जैसे विषय में प्रथम श्रेणी के अंक लाकर अपने पूरे क्षेत्र और जिले का नाम बढ़ाया। चेयरमैन संजीव नीटू ने कहा कि सालिहा प्रवीण ने परिवार वालों के साथ ही क्षेत्र का भी नाम रोशन किया है। देखो, लक्सर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, हरिद्वार के लिए तो उत्तराखंड के लिए। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अब तक मुसलमान को लोग अनपढ़ समझते थे, जितना लोगों ने मुसलमान पर कमेंट किया है गलत, उतना ही मुसलमान तरक्की की तरफ बढ़ रहा। आज हमारे बच्चे गोल्ड मेडल ला रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं समझता हूँ ये देश और प्रदेश के लिए, खासतौर से लक्सर के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। I feel truly honorable that I for the gold medalist। ये मैं इसके लिए कामयाब, मैं 24-25 साल से ये मैं कामयाबी हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ। और
ये मैं सबको जो मैं अवार्ड दे रही हूँ मेरे लिए नहीं है, जो इसने भी मेरे साथ मेहनत की है सबके लिए गोल्ड मेडल का अवार्ड है, ये मेरे लिए नहीं है। और इससे पहले कि मैं अपनी फैमिली को, अपने माता पिता को, अपने सास ससुर को, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी आफ्टर द मैरिज, इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क एंड आई एम अ मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन। ये बड़ी खुशी की बात है, मुझे बहुत खुशी हुई और ये परिवार के लिए, लक्सर क्षेत्र के लिए, हमारे पूरे प्रदेश के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तालिया परवीन जी ने जो गोल्ड मेडल हासिल करके इस क्षेत्र को, इस परिवार को, हम सबका जो सम्मान दिलाया है, इसके लिए मैं सब बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। खबर देहरादून से है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट द्वारा अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि बिना तथ्यों के बार बार एक ही बात को उजागर कर कुछ विपक्षी मानसिकता वाले राजनीतिक दलों द्वारा षड्यंत्र रच राज्य के माहौल को खराब किया जा रहा है। और आज वो आजीवन सजा सलाखों के अंदर काट रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भाजपा नेता दुष्यंत कुमार को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत देना प्रदेश के वातावरण को दूषित करने वाले सभी विपक्षी दलों के मुंह पर तमाशा भी है। हमारे जिले के सम्मानित जिला अध्यक्ष बड़े भाई राजेंद्र कड़ी हेलो देखिए, मैं शुरू से इस बात को कह रहा था कि प्रदेश के वातावरण को दूषित करने का प्रयास किया जा रहा है और बिना तथ्यों के बार बार चीजों को उजागर करने का कुछ राजनीतिक द्वारा ये षड्यंत्र था। लेकिन न्याय सबके लिए है। आज न्यायालय में दुष्यंत जी को जो राहत मिली है और उन्होंने स्पष्ट कर दिया न्यायालय ने, इस प्रकार से किसी की मानहानि करने का किसी को नैतिक अधिकार नहीं है। और जब विषय आगे बढ़ता है, और कल माननीय मुख्यमंत्री बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया है कि हम भी भावनात्मक रूप से परिवार से जुड़े हुए हैं। सरकार ने पैरवी का ही पक्ष था कि अपराधी आज आजीवन सजा की सलाखों के अंदर है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर हरिद्वार से है, जहां पर देहरादून हाईवे पर शुद्धरवाला में रामू पकौड़े वाले की दुकान पर मूक बधिर नाबालिग के कार्य करने की सूचना पर श्रम विभाग ने छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान श्रम अधिकारी आनंद कुमार को नाबालिग नहीं मिला। अंदाजा लगाया जा रहा है कि सूचना लीक होने की वजह से नाबालिग को दुकान से काम करते हुए फरार कर दिया गया। फिर भी श्रम अधिकारी ने एक्शन लेते हुए रामू पकौड़े वाले का चालान काटा और उसे बाल श्रम नहीं कराने की हिदायत दी। शिकायत मिली थी, जिला स्तरीय सतर्कता समिति है देहरादून, शिकायत मिली थी कि एक बच्चा जो है मूक बधिर है, ना वो सुन पाता है ना बोल पाता है, और उम्र भी उसकी कम बताई जा रही थी, एज 12-13 साल बताई जा रही थी। उसके अलावा एक बच्चा और था, उसकी भी उम्र कम बताई गई। तो सूचना के आधार पे यहाँ पर छापेमारी कार्रवाई की गई, लेकिन बच्चा यहाँ मिला, बरामद नहीं हुआ है, क्योंकि लगता है कि वो पहले ही हटा दिया गया। और ये रामू पकौड़े की शिकायत काफ़ी दिनों से मिल रही थी। आज छापेमारी कार्रवाई थी, तो बच्चा मौके से नहीं मिला है। लेकिन जो आपका हमारे यहाँ कार्रवाई रहती है। खबर नैनीताल से है, जहां पर उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नरेंद्र जी ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की कोर्ट में हाईकोर्ट के नवनियुक्त न्यायाधीश सिद्धार्थ शाह को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई है। शपथ ग्रहण समारोह में उच्च न्यायालय के समस्त न्यायमूर्ति व रजिस्ट्रार जनरल सहित बार एसोसिएशन के पदाधिकारी व उच्च न्यायालय के सभी अधिवक्ता मौजूद रहे। जस्टिस सिद्धार्थ शाह और उत्तराखंड हाईकोर्ट की स्थापना के समय से ही हाईकोर्ट में वकालत कर रहे हैं। 4 सितंबर 1971 को जन्मे सिद्धार्थ शाह की स्कूल तक की पढ़ाई नैनीताल के सेंट जोसेफ कॉलेज व इंटर की पढ़ाई बिरला विद्या मंदिर नैनीताल से हुई, जबकि स्नातक किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली से और लॉ की डिग्री कुमाऊं विश्वविद्यालय की अल्मोड़ा परिसर से हासिल की है।
आज माननीय उच्च न्यायालय में सिद्धार्थ शाह जी की आज जो ओथ हुई है एज ए न्यायमूर्ति, ये बड़ा गौरव का विषय है हमारी बार के लिए, क्योंकि ये सेकंड टाइम हमारे लिए गौरव का विषय है। पहले एक ओथ हुई थी जस्टिस आलोक मेहरा साहब की, क्योंकि वो ओरिजिन इस हाईकोर्ट से ही आए थे, उन्होंने यहीं से हाईकोर्ट से प्रैक्टिस शुरू करी थी और इस हाईकोर्ट का एक बहुत बड़ा गौरव रहा है कि वो यहाँ पे अच्छे जज बने। इसी तरीके से आज सिद्धार्थ शाह जी का भी एक न्यायमूर्ति के रूप में उन्होंने शपथ ग्रहण की है। तो आज हमारे बार के लिए बहुत गौरव का और ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि जो व्यक्ति इस माननीय उच्च न्यायालय से प्रैक्टिस करके यहाँ पे हाई कोर्ट का जज बना है, तो ये एक मिसाल भी और एक सीख भी हमारे नए बच्चों के लिए, जूनियर्स के लिए, कि अगर वो मेहनत और लगन के साथ काम करेंगे तो वो एक दिन इस माननीय उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति बन सकते हैं। सर्दियों का मौसम शुरू होते ही दिल से जुड़ी बीमारियों के मामले अचानक बढ़ने लगते हैं। कई बार पहले से स्वस्थ दिखने वाले लोग भी ठंड के दिनों में अचानक सीने में दर्द, सांस फूलना या हार्ट अटैक जैसे गंभीर लक्षण महसूस करने लगते हैं। कोटद्वार बेस अस्पताल के सीनियर फिजिशियन डॉक्टर जेसी ध्यानी की यदि माने तो उनकी ओपीडी में लगभग सांस और दिल की बीमारियों से ग्रसित अधिक रोगी आ रहे हैं। डॉक्टर जेसी ध्यानी ने कहा कि बुजुर्ग लोग जितना हो सके सर्दी से बचें और बहुत ज्यादा जरूरी हो तो घर से बाहर निकले। उत्तराखंड में अंकिता हत्याकांड को लेकर राजनीति चरम पर है और इसी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए कहा कि अंकिता को न्याय दिलाने के लिए पारदर्शी और निष्पक्ष कार्रवाई जरूरी है। उन्होंने कहा कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और सरकार को संवेदनशील मामले में राजनीति से ऊपर उठकर राज्य सरकार का काम करना चाहिए। एक रहस्यमयी जो कभी हिंदू रक्षक हो जाते हैं, कभी कहीं होते हैं, कभी कुछ बाण पहन लेते हैं, जो उनकी संगत में तो चीज़ें। और देखिए, जो हमने मामला कहा है वीआईपी अंकिता वाले मामले में, तो वीआईपी कौन है? वो अंकिता का बयान हमारे लिए डाइंग डिक्लेरेशन का महत्व रखता है। कांग्रेस के अंकिता ने अपने बयान में कहा कि कुछ वीआईपी आ रहे हैं, उनको सेवा देने के, विशेष सेवा देने के लिए मेरे ऊपर दबाव डाला जा रहा है और मैंने इनकार कर दिया है। यहाँ के रंग ढंग ठीक नहीं। पर देहरादून से है, जहां पर राजधानी में फिक्की एफएलओ द्वारा आयोजित 2 दिवसीय सम्मेलन 2026 का भव्य आयोजन किया जा रहा है। सशक्त बनाने की शक्ति, द पावर टू एम्पावर थीम पर आधारित सम्मेलन में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। अपने संबोधन में मंत्री गणेश जोशी ने महिला सशक्तिकरण को राज्य के विकास का आधार बताया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड की ग्रामीण और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था महिला नेतृत्व वाले विकास की ओर तेजी से बढ़ रही है। मंत्री ने विशेष रूप से स्वयं सहायता समूह और लखपति दीदी अभियान का उल्लेख करते हुए कहा कि ये पहल महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना रही। मेरे पास ग्राम विकास विभाग की आज 1,65,000 लखपति दीदी हमारी बन गई है। खबर देहरादून से है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जनधन की सरकार जन जन के द्वार की सफलता पर खुशी जाहिर की। एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सीमांत और दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अब अपने छोटे बड़े कामों के लिए जिला मुख्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे। सरकार खुद चलकर जनता के दरवाजे तक पहुंच रही है। सीएम धामी ने बताया कि इस अभियान के माध्यम से अब तक लगभग 1.5 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि पहले ग्रामीणों को प्रमाण पत्र बनवाने या सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए कई दिनों का समय और पैसा खर्च करना पड़ता था, लेकिन अब ये सेवाएं उनके गांव में ही उपलब्ध कराई जा रही।
देखिए, सरकार के बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। अभी एक बहुत अच्छा कार्यक्रम जो हमारे सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले, दूर दराज गाँव में रहने वाले गरीब जनता, उनके बीच में जन जन की सरकार, जन जन के द्वार, ये कार्यक्रम चल रहा है। और इस कार्यक्रम में लगभग 1.5 लाख के लगभग लोगों ने अभी तक प्रतिभाग कर लिया है। अनेक लोगों को उनके गांव के पास में, घर के पास में, जिनको अपने काम करवाने के लिए मुख्यालय आना पड़ता था, जिला मुख्यालय जाना पड़ता था, कई धनराशि खर्च करनी पड़ती थी, साधन लगाने पड़ते थे। खबर देहरादून से, जहां पर आगामी वर्ष 2027 में होने जा रहे हरिद्वार के कुंभ मेले में से पहले बड़ा विवाद खड़ा होता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि साधु संतों सहित तमाम हिंदू संगठनों ने कुंभ मेले से पहले गंगा घाटों व मेला क्षेत्र के आसपास गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग रखी है। वहीं भाजपा के विधायक विनोद चमोली का कहना है कि हरिद्वार में संतों की उठ रही इस मांग पर सरकार ने मांग को लेकर विचार करने के संकेत भी दिए हैं। अभी लाइव होगा, मैं ना तुमसे बातचीत भी करेंगे, ठीक है? कि कुंभ का जो क्षेत्र है, जो कुंभ में सम्मिलित है, वो देवप्रयाग तक है। वो बहुत बड़ा क्षेत्र है। मुझे लगता है आप हरिद्वार विशेष के बारे में बात करना चाहते हैं, क्योंकि संतों की वहाँ पर यही मांग है और सरकार ने संकेत भी किया है कि वो संतों की मांगों पर विचार करेंगे। लेकिन एक ऐतिहासिक सत्य भी है कि जब हरिद्वार जो अंग्रेज़ों का समय था और जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, तो उस समय भी हरिद्वार को हिंदुओं के लिए ही बनाया गया था। और जब अन्य जो रिलीजन के लोग थे उन्होंने बात की तो उनके लिए फिर ज्वालापुर बनाया गया। तो सही मायने में हरिद्वार अपने आप में जो सनातनी लोग हैं, जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए ही निर्मित स्थान है, क्योंकि वो हमारा धार्मिक क्षेत्र है। और ये कहिए कि सनातन की राजधानी भी हम उसको मानते हैं। खबर देहरादून से है, जहां पर उर्मिला सनावर को लेकर बीती रात के बाद से कोई नया अपडेट सामने न आने के कारण कई तरह के सवाल उठ रहे थे। इसी बीच देर शाम उर्मिला सनावर का एक वीडियो सामने आया जिसमें उन्होंने खुद पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी है। वीडियो में उर्मिला ने बताया कि वो देहरादून में एसआईटी जांच में शामिल हुई थी। अभी एसआईटी जांच जारी है। कल मुझे खबर खटीमा से है, जहां पर जनपद उधम सिंह नगर में जन जन की सरकार जन जन के द्वारा अभियान के तहत एक विशाल बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया है। यह शिविर इंडो नेपाल सीमा से सटे अशोक फॉर्म स्थित शहीद हरि किशन शिक्षण संस्थान परिसर में आयोजित हुआ। शिविर की अध्यक्षता मुख्य विकास अधिकारी दिवेश शासकी ने की है, जबकि दर्जा मंत्री उत्तम दत्ता कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। आज लगभग हमारे पास 90 कंप्लेंट्स आई हैं, जो एस्टिमेट ऑलमोस्ट 40 to 50 कंप्लेंट्स का हमारे यहाँ रिजल्यूशन कर दिया गया है, जिसमें आपने देखा गया कि जॉब कार्ड्स भी बनाए गए, हमारे द्वारा पेंशन के प्रपत्र का फॉर्म भी भरा गया, आधार कार्ड अपडेट किए जा रहे हैं, आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं, दिव्यांगजनों को स्पेशल घरों से ढूंढ के लाया गया और यहाँ पे उनके आज दिव्यांग प्रमाण पत्र भी बने हैं। और कुछ जो जिनके दिव्यांग प्रमाण पत्र हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की ज़रूरत है, तो उनके लिए कैंप की शिविर की डेट भी फिक्स कर दी गई है। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आज एक कहावत चरितार्थ हो रही है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। देर से ही सही 4 साल बाद जो है कि सरकार जन जन के द्वार पहुँच तो रही है, 4 साल का कार्यकाल पूरे करने के बाद। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज यहाँ पर सीडीओ साहब आए और काफ़ी समस्याओं का निस्तारण हुआ, लेकिन ये समाधान नहीं है। मैंने सीडीओ साहब से भी कहा, भी समाधान ये है कि जो लोग आपकी उपस्थिति में यहाँ निस्तारण के लिए आ रहे हैं, उनकी समस्याएं विभाग वहीं क्यों नहीं निस्तारण कर रहा है। तो हमें ये जो सिस्टम है, इसको प्रतिदिन जो लोग समस्या लेकर आ रहे हैं उनके समाधान के लिए जो है कि तैयार करना चाहिए। खबर हरिद्वार से, जहां पर सुबह घने कोहरे की सफेद चादर में लिपटी नजर आए हर की पौड़ी स्थित ब्रह्मकुट समेत आसपास के गंगा घाटों पर घना कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता काफी कम हो गई। गंगा तट पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को ठंड का तीखा एहसास हुआ। घने कोहरे के चलते ठंड में इजाफा हो गया और शीतलहर जैसी स्थिति बनती नजर आ रही है। गंगा घाटों पर नमी और सर्द हवा के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में कोहरा और ठंड का असर बना रह सकता है।
खबर विकासनगर से, जहां पर अंकिता भंडारी प्रकरण पर जनता का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक और तमाम विपक्षी दल और सामाजिक संगठन इस मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर सड़कों पर है, तो वहीं सत्ताधारी दल भाजपा के पदाधिकारी अपना बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में जिला कोई के जमनपुर में आम इंसान विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अकील अहमद की अगुवाई में स्थानीय लोगों ने अंकिता भंडारी प्रकरण की सीबीआई जांच कराए जाने की मांग को लेकर कैंडल मार्च निकाला और अंकिता की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर उसे श्रद्धांजलि दी है। देखिए, सबको सड़कों पे आना भी चाहिए, क्योंकि ये मामला सिर्फ एक जाति का और एक धर्म का नहीं है, क्योंकि बेटी सबके घर में है, और चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, सबकी बेटी वो बहन होती है। तो जिन्होंने भी उनके बहन के साथ दुष्कर्म किया, उन दरिंदों को फांसी होनी चाहिए। और मेरी सरकार से गुजारिश है कि आप जल्दी से जल्दी इस मामले में संज्ञान लें, कि आप सबको मालूम है कि सारा विपक्ष हल्ला बोल रहा है, लेकिन सरकार भी चुप है। इस केस में अभी तक सीबीआई जांच नहीं हुई है और सरकार अपने लोगों को बचाने का काम कर रही है, अपने नेताओं को बचाने का काम कर रही है। सरकार गंभीर नहीं है इस मामले में। आज भी पूरे प्रदेश के अंदर जो है अंकिता भंडारी को लेकर जो है सभी दल, राजनीतिक दल सड़कों पे है और उनकी सबकी मांग ये है कि अंकिता भंडारी को इंसाफ मिले। जिस तरीके से उनके पूर्व विधायक के द्वारा जो कुछ नाम उजागर किए गए। खबर रुड़की से, जहां पर धामी सरकार की अवैध निर्माणों के खिलाफ मुहिम अब तेज रफ्तार पकड़ चुकी है। कलियर में अवैध मजार पर प्रशासन का बुलडोजर गरजा, जहां सरकारी जमीन पर बने अतिक्रमण को जमींदोज किया गया है। उत्तराखंड सरकार के निर्देश पर हरिद्वार जिला प्रशासन ने सुबह बड़ी कार्रवाई की। परान कलियर थौरा क्षेत्र में सिंचाई विभाग की सरकारी भूमि पर बनी एक अवैध मजार को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ ने कहा कि यह कार्रवाई न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में की गई है। यूपी सिंचाई विभाग की भूमि पर गंग नहर किनारे किया गया अवैध अतिक्रमण हटाया गया। बना हुआ रिलीजियस स्ट्रक्चर था। माननीय सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस अनुसार पूरा प्रक्रिया खत्म करने के बाद आज तिथि नियत करते हुए पुलिस प्रशासन और यूपी इरिगेशन के द्वारा इस स्ट्रक्चर को हटाया जा रहा है और अभी काम चल रहा है। पूरा प्रक्रिया ख़त्म करने के बाद उनको नोटिस और नोटिस के तामील के बाद उनको कई ऑब्जेक्शंस है, उसको सुनवाई और कहीं भी माननीय कोर्ट में भी उनका अपील है, ऐसा वाला चीज़ों के लिए हमें सुनवाई का मौका देते हुए उसका प्रक्रिया ख़त्म होने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट का रिलीजियस स्ट्रक्चर का डेमोलिशन का गाइडलाइंस है, उन्हीं के अनुसार प्रक्रिया और कार्रवाई किया जाएगा। बुलंदशहर से खबर, जहां पर ग्रामीणों ने पुलिस ऑफिस का किया घेराव। पीड़ितों पर आरोपियों की एफआईआर दर्ज करने का आरोप है। बता दें कि घेराव करने वालों में शामिल रहे दर्जनों ग्रामीण। 28 दिसंबर को खानपुर थाने में दर्ज हुआ था मुकदमा। थाना प्रभारी पर 10 दिन बाद एफआईआर दर्ज करने का आरोप। 10 लोगों पर दर्ज किया था गंभीर धाराओं में मुकदमा। हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कराया गया है। एसएसपी ने थाना खानपुर पुलिस फोन कर लगाई फटकार। सुल्तानपुर के गणपत सहाय पीजी कॉलेज के प्रिंसिपल हत्याकांड में मुख्य आरोपी अनिल मिश्रा ने सोमवार देर शाम सुसाइड करके जान दे दी थी। उनका एक 2.5 पेज का सुसाइड नोट सामने आया, जिस पर उसने लिखा कि मैं मकर जाल में फंसाया गया, मैं बेकसूर था, जज साहब ने मुझे सजा सुना दी। मृतक अनिल को लोअर कोर्ट से उम्र कैद की सजा हुई। उसके बाद हाई कोर्ट में उसने अपील की, जहां से उसे वो जमानत पर बाहर था। 2.5 पन्ने की सुसाइड नोट में कुछ अहम पॉइंट्स है। मृतक अनिल मिश्रा ने लिखा कि उसने बेटे को लिखा है कि अच्छे तरीके से पढ़ाई करना, जिससे आगे कुछ बन सको। तुम्हारी माँ सुषमा, उनका साथ देना, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप वही दोनों हैं जिसने उनको मेरी कमी महसूस ना हो। मैं इतने दिनों के लिए आया था आप लोगों के साथ रहने। एएसपी अखंड प्रताप सिंह की माने तो कि इस मामले में गहन जांच की जा रही है। बंद कमरे में सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है और उस पर भी पड़ताल की जा रही है।
बुलंदशहर से खबर जहां पर ग्रामीणों ने पुलिस ऑफिस का किया घेराव। पीड़ितों पर आरोपियों की एफआईआर दर्ज करने का आरोप है। घेराव करने वालों में शामिल रहे दर्जन ग्रामीण। 28 दिसंबर को खानपुर थाने में दर्ज हुआ था मुकदमा। थाना प्रभारी पर 10 दिन बाद एफआईआर दर्ज करने का आरोप। 10 लोगों पर दर्ज किया था गंभीर धाराओं में मुकदमा। बता दें कि दर्ज कराया गया था हत्या के प्रयास का मुकदमा। एसएसपी ने थाना खानपुर पुलिस को फोन पर लगाई फटकार। बुलंदशहर से खबर आपको बता देते हैं जहां पर युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी। मृतक के मुंह नाक से निकलता पाया गया खून। शव की आंख के ऊपर पाया गया चोट का निशान। बता दें कि मृतक के बाएं हाथ पर गुदा हुआ था नीरज नाम। शव की शिनाख्त कराने के प्रयासों में जुटी है पुलिस। थाना पुलिस और फोरेंसिक टीम जांच पड़ताल में जुटी। मौके पर मौजूद रहे डिप्टी एसपी मार्गदर्शन में कराई गई जांच। खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। मुरैना से खबर जहां पर नन्हे मुन्नों ने कलेक्टर से लगाई छुट्टी की गुहार। सर्दियों में छुट्टी दिलाने की गुहार का वीडियो वायरल। गुहार सुन लो ना कलेक्टर साहब, कर दो ना छुट्टी, प्लीज सर स्कूलों की छुट्टी करवा दो। बच्चों ने कहा आप तो बड़े हो गए हैं, हम तो अभी छोटे हैं। मुरैना से खबर जहां पर नन्हे मुन्नों ने कलेक्टर से लगाई छुट्टी की गुहार। नमस्ते कलेक्टर सर, मैं तेजस्विनी सिंह मुरैना से बोल रही हूँ। प्लीज सर स्कूलों की छुट्टी करवा दो, प्लीज सर स्कूलों की छुट्टी करवा दो। कप कपा के सुबह स्कूल जाते हैं। स्कूल के अंदर भी हमें बहुत सर्दी लगती है। प्लीज छुट्टी कर दो स्कूलों की, प्लीज। हम तो नन्हे मुन्ने से बच्चे हैं, आप तो बड़े हो गए, इसलिए छुट्टी कर दो स्कूलों की, प्लीज छुट्टी कर दो सर। सर्दियों में छुट्टी दिलाने की गुहार का वीडियो वायरल। रायबरेली से खबर जहां पर अधिवक्ताओं ने सड़क पर उतरकर किया प्रदर्शन। अधिवक्ता सुरेंद्र भदौरिया पर एफआईआर दर्ज होने के विरोध में प्रदर्शन। सेंटर बार एसोसिएशन के पूर्व जिलाध्यक्ष है सुरेंद्र भदौरिया। बता दें कि बिना जांच के गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज करने की निंदा की। पुलिस के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की। मुकदमा वापस लेने की मांग पर अड़े रहे अधिवक्ता। मांग न पूरी होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। न्यायिक कार्यों से विरत रहकर विरोध प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं के कार्य बहिष्कार से वादकारी परेशान रहे। शहर कोतवाली में अधिवक्ता पर कल दर्ज हुआ था मुकदमा। पुलिस के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने जमकर की नारेबाजी। हमारी मांगे, आज का जो प्रस्ताव है वो इस बिंदु पर है कि हमारे पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र बहादुर सिंह और रामू सोनकर के विरुद्ध शहर कोतवाल ने फर्जी तथ्यों के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की है, जिसमें 307 जैसी गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। ऐसी कोई मारपीट नहीं हुई है,
राकेश तिवारी, एडवोकेट, अध्यक्ष सेंट्रल बार रायबरेली। ये आज प्रदर्शन क्यों हो रहा था, क्या था? प्रदर्शन इस बात का था कि हमारे पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र भदौरिया और रामू सोनकर के खिलाफ त्वरित गति से 307 जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हुआ, जबकि कोतवाल को चाहिए कि पहले जांच करता तब एफआईआर दर्ज करता। देहरादून से खबर जहां पर उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रेस वार्ता। पार्टी के राज्य प्रभारी शैलजा मीडिया से हुए रूबरू। मनरेगा का नाम बदलने को लेकर कर रहे बातचीत। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने बदला है नाम। प्रेस वार्ता में मौजूद कांग्रेस के राष्ट्रीय और प्रांतीय पदाधिकारी। बांग्लादेश में हो रहे हिंदू की हत्या की घटनाओं को लेकर हल्द्वानी में कांग्रेस पार्टी में भारी आक्रोश देखने को मिला। कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कोर्ट में बड़ा प्रदर्शन किया है और बांग्लादेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सुमित हृदयेश जमीन पर बैठकर प्रदर्शन कर आरोप लगाए कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको गंभीरता से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने इस मुद्दे पर भारत सरकार से भी कूटनीतिक स्तर पर ठोस कदम उठाने की मांग की है। प्रदर्शन के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा, जिसमें बांग्लादेश में हो रही हिंसा को तत्काल रोकने और वहां के हिंदुओं की सुरक्षा करने की अपील की गई। नहीं, भारत सरकार चुप्पी साध के क्यों बैठी है, जबकि 1971 में जब आज़ादी मिली थी बांग्लादेश को, तो तब के तत्कालीन प्रधानमंत्री बांग्लादेश के जो थे शेख मुजीबुर रहमान और भारत की सरकार में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ था कि कभी भी हिंदुओं पे अगर कोई शोषण होगा तो भारत को अधिकार है कि हस्तक्षेप करे। आज हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि वहाँ पे जो हिंदुओं पे अल्पसंख्यकों पे अत्याचार हो रहा है। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि बांग्लादेश में जिस तरीके से हमारे हिंदू भाइयों की लगातार निरंतर हत्या होती जा रही है, उनका शोषण किया जा रहा है, हम लोग आज भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि भारत सरकार हमारे जो बांग्लादेश में रह रहे हिंदू हैं उनकी रक्षा करना सुनिश्चित करे, और अगर कोई भी ऐसी कार्रवाई जिससे कि हमारे लगता है कि बांग्लादेश अगर अपनी मनमानी से, अपनी हठधर्मिता से नहीं मान रहा है, तो कहीं ना कहीं पर जिस तरीके से हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने बांग्लादेश के जो टुकड़े किए थे, उसी तरीके से एक और ऐसा मौका इस सरकार को करना चाहिए और निश्चित रूप से एक करारा सबक जो है एक बांग्लादेश को सिखाना चाहिए। यही हम लोगों की मांग है। और देश की बात पे फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ एरिया। नमस्कार।